कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक दीक्षा प्रज्ञा, जो भी हो आपके पास, का पाठ 16 सोना लेकर। ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक रेखा चित्र है। तो आइए प्रारंभ करें। बहुत रुचिकर पाठ ये है आपका। सोना की आज अचानक स्मृति हो आने का कारण है कि मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर वीरेंद्र नाथ बसु की पौत्री सुस्मिता ने लिखा है कि गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरण मिला था। बीते कुछ महीनों से हम उससे बहुत स्नेह करने लगे हैं, परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल का संबंध रहने के कारण, अब बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए। क्या कृपा करके आप उसे स्वीकार करेंगी? सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी, क्योंकि आप जानती हैं मैं उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उससे बुरा व्यवहार करे। मेरा विश्वास है कि आपके यहाँ उसकी भली भांति देखभाल हो सकेगी। क्योंकि ऐसा उन्होंने विश्वासपूर्वक इसलिए कहा क्योंकि महादेवी वर्मा को पशु पक्षी पालने का बहुत शौक था। उनका ये परिवार था। कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया था कि अब हिरण नहीं पालूंगी, परंतु आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं है। यानी महादेवी वर्मा ये सोच रही हैं कि मैंने पहले सोचा था कि अब हिरण नहीं पालूंगी, लेकिन आज पालना मजबूरी है। सोना इसी प्रकार अचानक आई थी, परंतु वह अब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी। सुनहरे रंग की रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था, यानी छोटा शरीर था। छोटा सा मुंह, बड़ी बड़ी पानीदार आंखें, देखती तो लगता अभी छलक पड़ेंगी। लंबे कान, पतली सुडौल टांगे, जिन्हें देखते ही उनमें प्रसुप्त गति की बिजली की लहर देखने वालों की आंखों में कौंध जाती। सब उसके सरल से स्वरूप में इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्णा रूपसी के उपयुक्त सोना, सुवर्ण, स्वर्णलेखा आदि नाम उनका परिचय बन गए। परंतु उस बेचारे हरण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी। प्रशांत वनस्थली में जब अलस भाव से रोम मंथन करता हुआ बैठा मृग समूह शिकारियों के आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की मां सद्य प्रसूता होने के कारण भागने में असमर्थ रही। सद्य प्रसूता यानी तुरंत ही इस सोना को जन्म दिया था। तुरंत की प्रसूता, तुरंत जन्म देने वाली मां। सद्य जात मृग शिशु तो भाग नहीं सकता, यानी जो तुरंत का पैदा हुआ बच्चा है वो भाग नहीं सकता। अतः मृगी माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में अपने प्राण दे दिए, यानी उसने अपने शरीर में इसको छुपा लिया और खुद प्राण देकर चली गई। पता नहीं दया के कारण या कौतुक प्रियता के कारण शिकारी मृत हिरनी के साथ उसकी रक्त सने ठंडे स्तनों से चिपके शावक को जीवित उठा लाए। उनमें से किसी के परिवार के सदर गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी पिलाकर, दूध पिलाकर 2-4 दिन जीवित रखा। सुस्मिता बसु के समान ही किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया और उस अनाथ शावक की मुमूर्ष अवस्था में मेरे पास ले आई। ये शावक कहते हैं हिरण के बच्चे को, शावक खरगोश के भी बच्चे को कहते हैं। अवांछित तो था ही, उसके बचने की आशा भी धूमिल थी, परंतु उसे मैंने स्वीकार कर लिया। स्निग्ध सुनहले रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान प्रारंभ हो गया। उसका मुख इतना छोटा था कि उसमें शीशी का निप्पल समाता ही नहीं था। उस पर उसे पीना भी नहीं आता था। धीरे धीरे पीना ही नहीं, दूध की बोतल पहचानना भी आ गया। आंगन में कूदते फांदते हुए भक्तिन को बोतल साफ करते देखकर वह दौड़ आती और अपनी तरल चकित आंखों से उसे ऐसे देखने लगती मानो वो कोई सजीव मित्र हो। उसने रात में मेरे पलंग के पाए से सटकर बैठना सीख लिया। मैं वहाँ गंदा न करने की कुछ दिनों के अभ्यास में वहाँ पर गंदा न करने की आदत कुछ दिनों के अभ्यास से पड़ सकी। अंधेरा होते ही वे मेरे पलंग के पास आ बैठती, फिर सवेरा होने पर ही बाहर निकलती। उसका दिन भर का कार्यकलाप ही एक प्रकार से निश्चित था। विद्यालय, छात्रावास, विद्यार्थिनियों के निकट पहले वह कौतुक का कारण रही, परंतु वह कुछ दिन बीत जाने पर ऐसी प्रिय साथिन बन गई जिसके बिना उनका किसी काम में मन नहीं लगता।
उसे छोटे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता। पंक्तिबद्ध यानी एक लाइन में खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उसके ऊपर से छलांग लगाकर एक से दूसरी ओर कूदती रहती। वह सर्कस जैसा खेल कभी घंटों चलता क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी में आती जाती रहती। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती, मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्रायः देखने वालों को भय होता मेरे सिर पर चोट न लग जाए, परंतु वह मेरे पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती कि मेरे सिर पर इतनी ऊंचाई से लांघती कि चोट लगने की कोई संभावना ही नहीं रहती। भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर लेती। कभी कभी चुपचाप खड़े होकर चोटी ही चबा डालती। डांटने पर वह बड़ी गोल चकित आंखों से ऐसे अनिर्वचनीय जिज्ञासा भरकर एकटक देखती कि हंसी आ जाती। अनेक विद्यार्थिनियों की भारी भरकम गुरुजी से सोना को क्या लेना देना था। गुरुजी से सोना को क्या लेना देना था। वह तो उनकी दृष्टि को पहचानती थी जिसमें उसके लिए स्नेह छलकता था। उन हाथों को जानती थी जिन्होंने यत्नपूर्वक दूध की बोतल उसके मुंह से लगाई थी। यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर के ऊपर कूदना आवश्यक लगेगा तो वह कूदेगी ही। मेरी किसी अन्य परिस्थिति से प्रभावित होना उसके लिए संभव नहीं। कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है। स्नेह या क्रोध की प्रत्येक मुद्रा से परिचित रहता है। स्नेह से बुलाने पर वह गदगद होकर निकट आता है और क्रोध करते ही सभीत हो दयनीय बनकर दुबक जाता है। पर हिरण ये अंतर नहीं जानता, अतः उसका पालने वाले से डरना कठिन है। यदि उस पर क्रोध किया जाए तो अपनी चकित आंखों में और अधिक विस्मय भरकर पालने वाले की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर खड़ा रहेगा, मानो पूछता हो क्या ये उचित है। वह केवल स्नेह पहचानता है जिसकी स्वीकृति बताने के लिए उसकी विशेष चेष्टाएं हैं। मेरी बिल्ली, गोधूली, कुत्ते, हेमंत, बसंत, कुतिया, फ्लोरा सबसे पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए। यानी जो उन्होंने और जानवर पाले थे वे सब देखकर इसको रुष्ट हुए, उन्हें अच्छा नहीं लगा। परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे सख्य स्थापित कर ली, यानी सखा भाव मित्रता स्थापित कर ली। फिर तो वह लेट जाती, कुत्ते बिल्ली उस पर घास पर लेट जाती, कुत्ते बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते। कोई उसके कान खींचता, कोई पैर, और जब ये खेल में तन्मय हो जाते तब वे अचानक चौकड़ी भरकर भागती और गिरते पड़ते वे उनके पीछे दौड़ते। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना हरिण शावक से हरिणी में परिवर्तित होने लगी, यानी बड़ी हो गई। उसके शरीर के पीताभ रोहे ताम्रवर्णी झलक देने लगे। टांगे अधिक सुडौल, खुरों में कालेपन में चमक आ गई। ग्रीवा अधिक बंकिम माने टेढ़ी लचीली हो गई। पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और स्निग्धता यानी चिकनापन दिखाई देने लगी। परंतु सबसे अधिक विशेषता तो उसकी आंखों और दृष्टि में मिलती। आंखों के चारों ओर खींची कज्जल कोर में नीली गोलक और दृष्टि ऐसी लगती मानो नीलम के बल्बों में उजली विद्युत का स्फुरण हो। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की कुछ अंधेरी कोठरी के एकांत के कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया। वह खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई, यानी अपने बच्चों में उसने जो नवीन सृष्टि नई रचना की थी उसके संरक्षण में, यानी उसको संरक्षता देने में व्यस्त हो गई। 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही, फिर उसको इतने लघु जीवों से घिरा देख उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है। वह सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी है। पिल्ले आंखें बंद रहने के कारण ची ची करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रहे थे। तब सोना के नित्य कार्यक्रम में पिल्लों के बीच में जाना भी सम्मिलित हो गया, यानी फिर वह उनके पास भी जाने लगी। आश्चर्य की बात हुई कि फ्लोरा में हेमंत, बसंत, गोधूली को तो अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने चली जाती। संभवतः वह सोना की स्नेही और अहिंसक प्रकृति से अहिंसक, यानी वो जानती थी कि इसे नहीं मारेगी, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, उस प्रकृति से परिचित हो गई।
पिल्लों के बड़े होने पर उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर दिया। सोना ने अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर दिया। मानो इस वृद्धि के उपलक्ष्य में आनंद उत्सव मनाने के लिए अधिक देर तक मेरे सिर से आर पार चौकड़ी भरती। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ की यात्रा का कार्यक्रम बना। प्रायः मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में उनकी देख रेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती। भक्तिन अनुरूप आज तो साथ जाने वाले थे ही। पालतू जीवों में से फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह मेरे बिना नहीं रह सकती थी। सोना की सहज चेतना में न मेरी यात्रा जैसी स्थिति का बोध था, न प्रत्यावर्तन का। उसे उसकी निराश जिज्ञासा और विस्मय का अनुमान मेरे लिए सहज था। पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्म अवकाश समाप्त हो गया। जुलाई में लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई, तब बिछड़े हुए पालतू जीवों से कोलाहल होने लगा। गोधूली मेरे कंधे पर आ बैठी। हेमंत बसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे। पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी, क्योंकि वह अपना उल्लास प्रदर्शित करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाती। सोना कहाँ है? पूछने पर माली आंसू पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे डाला। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर खोजती सी वह प्रायः कंपाउंड से बाहर निकल जाती। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उनका खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था, यानी अधिकता थी। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया। एक दिन न जाने किस स्तब्धता की स्थिति में बंधन की सीमा भूलकर वह बहुत ऊंची छलांग तक उछली और रस्सी के कारण मुख के बल गिरती आ पड़ी। धरती पर आ गिरी। वही उसकी अंतिम सांस, अंतिम उछाल थी। सब उस सुनहले रेशम की गठरी और शरीर को गंगा में प्रवाहित कराए। इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जन संकुलता में पली सोना की करुण कथा का अंत हुआ। सब सुनकर मैंने निश्चय किया, अब हिरन नहीं पालूंगी, पर संयोग से हिरन पालना पड़ रहा है। तो ये इन्होंने अपनी पहले की जो स्मृति थी वो सुनाई। तो ये पढ़ लिखा है महादेवी वर्मा ने। तो ये पाठ आपको कैसा लगा? बहुत रुचिकर लगा होगा, क्योंकि इसमें सोना हिरन की कहानी है। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती। अगले अंक में उपस्थित होती हूँ आपका 16 पाठ का प्रश्नोत्तर अभ्यासकारी भाषा व्याकरण जो भी है आपका लेकर। स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए। जय माँ भारती।